नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पाठशाला में। और सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग। सामान्य हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला, शब्दों के प्रकार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ये सब पढ़ चुके हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी पूछा जाता है उसकी पूरी तैयारी करेंगे और इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगा, उम्मीद है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग भी चैनल पर नए हों, और जो लोग भी हिंदी नए सिरे से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग से हमने पूरे चैनल पे ये हिंदी पढ़ाया हुआ है। जो भी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी का आता है, यूपीपी में आता है, यूपीपीएससी में आता है, आरओ में आता है, बहुत सारे एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पूरी हिंदी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, जिससे आपका कोई भी प्रश्न हिंदी से रिलेटेड छूटे नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया क्या होती है? सबसे पहले तो डेफिनेशन, परिभाषा। क्रिया क्या होती है? क्रिया शब्द वह शब्द होते हैं जो किसी काम का करना अथवा होना बताते हैं कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है किसी कर्ता के द्वारा, या किसी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, या अथवा कोई कार्य हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रिया। ठीक है, कई बार कर्ता इसमें वाक्य में कर्ता मौजूद नहीं होता है, पर कोई कार्य होता है, जैसे पानी बरस रहा है। ठीक है, तो पानी यहाँ पे कर्ता इसको मान सकते हैं, लेकिन ये कर्ता है नहीं, बरसना एक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा इसकी हो गई कि क्रिया क्या होती है? जहाँ पर कोई कार्य होना किसी वाक्य में, या किसी कार्य का किया जाना किसी के कर्ता या के द्वारा, तो उसको कहते हैं क्रिया। कार्य का होना हो, या इसके साथ लिंग और वचन का प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि ये क्रिया क्या होती है? विकारी शब्द बोलते हैं इसको, क्रिया को। क्रिया विकारी शब्द होता है, इसीलिए इस पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है। जैसे लिंग और वचन बदल जाता है तो क्रिया में बदलाव आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विकारी। विकारी अविकारी ये हम लोगों ने शब्द में पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राम गाता है, तो यहाँ पे गाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। वह खेलता है, यहाँ पर संज्ञा था, यहाँ पे सर्वनाम आ गया, यहाँ पर खेलना क्रिया हो गई। ठीक है, या पानी गिरता है, तो यहाँ पर कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कारक है, पानी गिर रहा है, तो गिरना क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक है, पहचान के लिए आप जान लिए कि किसी जिसमें भी आप ना लगा दिए उससे एक शब्द बन जाए। जैसे गिर, गिर से गिरना हो गया, गा से गाना हो गया, गाना, खेलना, तो ये सभी क्रिया होते हैं। इन सभी में किसी काम का होना या किसी काम का किया जाना पाया जा रहा है, अर्थात ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। अब चलते हैं क्रिया के प्रकार के बारे में समझते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत है हिंदी में क्रिया, लेकिन हम लोग सिर्फ अपने एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड देखें तो क्रिया जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है अकर्मक, एक होती है सकर्मक। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक, ये कर्म के आधार पर हो गई। और संरचना की दृष्टि से जब देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, नामधातु क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, पूर्णकालिक क्रिया होती है। ये सारी क्रियाएं आपका संरचना की दृष्टि से हो गई, और ये दोनों क्रिया हो गई कर्म के आधार पर। इसको बिल्कुल याद रखिए। अब कर्म के आधार पर क्रिया में देखते हैं कि अकर्मक और सकर्मक क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका अकर्मक क्रिया, दूसरा हो गया सकर्मक क्रिया। क्या होता है अकर्मक और क्या होता है सकर्मक? तो देखिए, जब किसी वाक्य में कर्म उपस्थित होता है तो क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। कर्म उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, कर्म का मतलब कि कोई कर्म हो रहा हो। जैसे वाक्य जब आप बनाते हैं तो कर्ता होता है और फिर कर्म होता है, और फिर इसका किया जाना पाया जाता है, तो इसका होना इसको बताता है क्रिया। तो इसका प्रभाव पड़ता है कर्म पे। लेकिन ऐसे वाक्य जिसमें कर्म होता ही नहीं, तो इसका प्रभाव सीधे पड़ता है कर्ता पर। उदाहरण से आप देखिए, जैसे राम हंसता है, राम क्या है? कर्ता। तो हंसना हो गया क्रिया, हंसना हो गया क्रिया, और इसका प्रभाव सीधे पड़ रहा है राम पर कि राम हंसता है। मोर उड़ता है, मोर क्या हो गया? ये कर्ता हो गया, उड़ना हो गई क्रिया। प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर, मोर पर। मोर उड़ रहा है। ठीक, तो ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, जहां पर कोई कर्म न उपस्थित नहीं होता है, सीधा उसका प्रभाव
कर्ता पर पड़ता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। वह खा रहा है, ठीक। अब खा खा रहा है मतलब खाना, तो खाने की क्रिया जो हो रही कौन कर रहा है? वह। यहाँ पे सर्वनाम ये कर्ता हो गया, ये है कर्ता वह, और खाना हो गई क्रिया। इसका प्रभाव सीधे पड़ रहा है कर्ता पर। और इसी को अगर बदल दिया जाए कि वह आम खा रहा है, अब यहाँ पर देखिए बीच में आ गया आम। आम बता रहा है क्या? ये हो गया कर्म, ठीक है। तो वह हो गया सर्वनाम, ये हो गया कर्ता। अब खाने की जो क्रिया है वो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। कर्ता हो गया वह, आम हो गया कर्म, और खाना जो है क्रिया है उसका प्रभाव पड़ रहा है आम पर, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो ये हो गया सकर्मक, ठीक। वह हो गया कर्ता, आम हो गया कर्म, खाना हो गया क्रिया। वह आम खा रहा है, खाने की का जो प्रभाव है वो आम पर है, वो हो गया सकर्मक, ठीक। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका ये है कि कोई भी जो वाक्य है उसमें आप दो सवाल पूछिए, क्या और कौन, ठीक। जैसे पहला है राम हंसता है, तो उसमें हमने पूछा कौन, तो उसमें उत्तर मिला राम। कौन हंसता है? राम हंसता है, ठीक। यहाँ पर मिल गया जवाब। और दूसरे में पूछ रहे हैं कि कौन हंसता है, कौन खा रहा है, तो हो गया वह खा रहा है। ये दोनों क्या हो गए? आकर्मक क्रिया हो। पहले वाक्य में अगर देखिए कि अगर पूछें कि क्या हंसता है, तो क्या हंसता है सही वाक्य नहीं बनेगा। तो दो प्रश्न होते हैं, क्या और कौन, ठीक। जैसे अगर कौन हंसता है का जवाब सही मिल रहा है तो हो गया अकर्मक, और क्या का जवाब सही मिल रहा है तो हो जाएगा सकर्मक। अब क्या खा रहा है तो हो गया आम, उसका जवाब मिल गया। तो क्या का जब जवाब मिल जाए तो हो जाता है सकर्मक, ठीक। और कौन का जवाब जब मिल जाए तो हो जाएगा अकर्मक। अब चलते हैं आगे, कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक के बारे में और समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल है कि ऋतु घर गई, ठीक है। अब इसमें प्रश्न अगर पूछते हैं क्या और कौन, क्या घर गई, तो इसका जवाब सही नहीं मिलेगा। अगर हम मान लिए कि इसको अकर्मक जो लिखा है उसको छिपा देते हैं और पूछते हैं कि क्या, तो क्या का जवाब क्या घर गई, ये तो सही वाक्य बनेगा नहीं। लेकिन जब पूछेंगे कौन, तो कौन का जवाब मिल जाएगा। कौन घर गया? ऋतु घर गई। ऋतु मिल गया आंसर, तो क्रिया हो गई अकर्मक। और क्या का आंसर नहीं मिला, तो इसलिए ये सकर्मक नहीं होगा। अगर क्या का उत्तर मिल जाता तो सकर्मक होता, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में क्या का उत्तर नहीं मिला, इसलिए ये हो गया अकर्मक। तो ये पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। और इसी को अगर इसी वाक्य में एक थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ऋतु गा रही है, ठीक है। एक दूसरा वाक्य लेते हैं। अब इसके एक और वाक्य बनाते हैं कि ऋतु गाना गा रही है। दूसरा दूसरा वाक्य, ऋतु गाना गा रही है। अब दोनों ही वाक्य में एक एक करके देखते हैं। पहले वाक्य में देखते हैं, प्रश्न पूछते हैं क्या, तो क्या क्या उत्तर मिल रहा है? ऋतु गा रही है में अगर पूछें क्या, तो क्या गा रही है? ऋतु गा रही है। ये तो वाक्य सही बनेगा नहीं। कौन गा रहा है या कौन गा रही है, तो ऋतु गा रही है। कौन का उत्तर मिल गया, क्या का उत्तर नहीं मिला, तो बन गया ये क्या हो गया? अकर्मक हो गया। ये हो गया अकर्मक। कौन का उत्तर मिला तो हो गया अकर्मक, ठीक। अब दूसरे वाक्य में देखते हैं, क्या और कौन। दूसरे वाक्य में पूछते हैं क्या गा रही है, तो गाना गा रही है। क्या का भी उत्तर मिल गया। कौन गा रही है? ऋतु गा रही है, ठीक। तो कौन का उत्तर मिला हो तो ठीक है, लेकिन जब क्या का उत्तर मिल जाएगा तो बन जाएगा वो सकर्मक। और क्या का उत्तर मिल गया, क्या गा रही है? गाना गा रही है। गाना, गाना गा रही है, तो गाने का उत्तर मिल गया, तो ये क्या हो गया? सकर्मक। क्योंकि यही गाना जो है ये है कर्म, क्रिया हो गया गाना, और गाना मतलब सॉन्ग जो है ये हो गया कर्म। इस प्रकार से ये हो गया सकर्मक। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये अकर्मक है कि सकर्मक है, आप पहचान करके बताइए। तो पहचानने का तरीका ये हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इस स्लाइड के माध्यम से आप देखिए पहचानने का तरीका, सकर्मक और अकर्मक। वाक्य की क्रिया को देखें, वहाँ पर पूछें क्या, किसको, किसे या कौन, ठीक है। ये सभी प्रश्न पूछने पर हमें अगर उत्तर मिल जाता है, क्या का उत्तर मिल गया तो सकर्मक, और नहीं मिला उत्तर तो अकर्मक। अभी हमने बताया आपको एग्जाम्पल। राम क्या पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है। तो पूरा वाक्य बन जाएगा राम किताब पढ़ता है। यहाँ पर किताब क्या हो गया? कर्म। क्या पढ़ता है, क्या हमने पूछा, मिल गया उत्तर किताब, क्या हो जाएगा? सकर्मक। राम हंसता है, तो क्या, राम क्या हंसता है, क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्या हंसता तो होता नहीं है, ठीक है। राम हंसता है, तो क्या लगाने पर यहाँ पे उत्तर नहीं मिलेगा।
और नहीं मिलेगा तो हो जाएगा अकर्मक। कुछ प्रमुख क्रियाएं हैं जो हमेशा आकर्मक ही होती हैं, जैसे कि रोना, हंसना, उड़ना, सोना। कोई अगर बोल रहा है कि वह रो रहा है, तो वो क्या रो रहा है नहीं होता है ना, नहीं पता चलेगा कि क्या रो रहा है, थोड़ी होता है। वह रो रहा है तो रो रहा है, वह हंस रहा है या मोर उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, वह सो रहा है। साथ ही साथ ये जान लीजिए कि जो इसमें ना शब्द लगा हुआ है, ना शब्द को जो ना आ रहा है सबसे लास्ट में, अगर इसको हटा दिया जाए तो बचेगा क्या? रो, हंस, उड़, सो, यही सब बचेगा। तो ये जो बचा हुआ शब्द होता है इसको बोलते हैं धात। हिंदी में ये होते हैं धात। इन्हीं से क्रिया बनती है, धातु से क्रिया बनती है। धातु में ना लगा दिया जाता है तो बन जाती है क्रिया। एक पहचानने का तरीका ये भी है कि जैसे कोई वाक्य आता है तो उसको उसका आप बना लीजिए, भूतकाल में उसको बना लीजिए, और भूतकाल में बनाने के बाद उसमें ने लगा दीजिए। ठीक है। अगर आपका वाक्य शुद्ध बन रहा है तो वो हो जाएगा सकर्मक, और अगर वाक्य शुद्ध नहीं बन रहा है तो हो जाएगा अकर्मक। जैसे राम हंसता है, अब इसको आप भूतकाल पास्ट टेंस बनाइए तो हो जाएगा राम हंसा। अब राम हंसा मतलब क्या हो गया? अगर उसमें ने लगा देंगे तो राम ने हंसा। राम ने हंसा क्या हंसा? शुद्ध वाक्य है नहीं ना, तो ये हो जाएगा अकर्मक। और राम किताब पढ़ता है, ठीक है। अब इसका भूतकाल आप बना दिए तो हो जाएगा राम ने किताब पढ़ा, तो ये भी सही हो जाएगा। राम ने किताब पढ़ा, बीच में अगर ने लगा दिए तो राम ने किताब पढ़ा, ये सही सही वाक्य बन गया, तो आपका सकर्मक हो गया। तो दोनों तरीके से ही आप पहचान सकते हैं, क्या प्रश्न पूछकर क्या और कौन, या हम बीच में अगर उसको पास्ट टेंस बना लें और उसका उस बीच में ने लगा दें, तो अगर सही वाक्य बन गया तो सकर्मक, सही वाक्य नहीं बना तो अकर्मक। इसी में तीसरा भाग जो है, तीसरा जो प्रकार है वो होता है द्विकर्मक क्रिया। जहाँ पर एक क्रिया हो और दो कर्म हो तो उसको बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कर्ता द्वारा जो किया गया कार्य है, मतलब जो क्रिया है, उसका प्रभाव दोनों ही कर्मों पर पड़ेगा। कर्म एक पर भी पड़ेगा, कर्म दो पर भी पड़ेगा। उनको बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक कर्म हो, एक से अधिक मतलब दो कर्म हो, तो कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का प्रभाव सभी कर्मों पर पड़ता है। ऐसी क्रिया को बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। अब जैसे आप उदाहरण यहाँ पे देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों से लिखवाते हैं। अब लिखवाना, लिखना, ये हो गया क्रिया, ठीक। और साथ ही साथ ये अब विद्यार्थियों से पहला कर्म हो गया और हो गया दूसरा कर्म हो गया निबंध। तो अध्यापक विद्यार्थियों से निबंध लिखवाते हैं। तो लिखवाना हो गया क्रिया, इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर और कर्म इस पे निबंध पर दोनों पर पड़ रहा है। ठीक है, दोनों ही। पहला कर्म हो गया विद्यार्थी, दूसरा कर्म हो गया निबंध। विद्यार्थियों से निबंध लिखवाते हैं, विद्यार्थियों से निबंध लिखवाते हैं। ठीक है। तो ऐसी क्रिया हो जाती है द्विकर्मक क्रिया। उदाहरण एक और देखिए, पंडित जी बच्चों को रामायण पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को एक कर्म हो गया, रामायण दूसरा कर्म हो गया, और पढ़ाना क्या हो गया? ये क्रिया हो गई। पढ़ाने का जो असर है वो रामायण पे भी पड़ रहा है और बच्चों पर भी पड़ रहा है। ठीक है, क्रिया का जो असर है वो कर्म एक और कर्म दो दोनों पर पड़ रहा है। तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। अब संरचना की दृष्टि से देखते हैं तो संरचना की दृष्टि से आपका हो गया एक प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब कॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब मीन्स जहाँ पर जो करता है वो स्वयं कार्य न करके किसी अन्य पर वो थोपता है या प्रेरित करता है, अन्य को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, मीन्स दूसरे से कार्य करवाता है। जैसे करता है वो खुद न कार्य करके प्रेरित करेगा किसी और को और उससे कार्य करवाएगा। जैसे जमींदार साहब फसल कटवाते हैं, कटवाना, तो ये जमींदार साहब खुद नहीं काट रहे हैं बल्कि किसी से कटवा रहे हैं। ठीक है, प्रेरित कर रहे हैं। और क्या कटवा रहे हैं? फसल कटवा रहे हैं। तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे पढ़ना हो गया स्वयं, और पढ़ाना हो गया, ये भी स्वयं हो गया, लेकिन जब पढ़वाना मतलब किसी और से पढ़वा रहे हैं तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। पीना, पिलाना, ये तो स्वयं का हो गया, कर्ता पर असर पड़ रहा है, लेकिन पिलवाना किसी और से, तो ये प्रेरणार्थक हो जाएगी। बनाना स्वयं का हो गया कर्ता पर, और बनवाना ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। दूसरा आता है जो संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब।
यहाँ पर दो या अधिक धातुओं को मेल से संयुक्त क्रिया कहलाता है। इसमें प्रथम क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया प्रथम क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है। प्रथम क्रिया प्रधान होती है, ध्यान रखिए, और दूसरी जो क्रिया होगी वो प्रथम क्रिया के अर्थ में विशेषता लाएगी, मतलब प्रथम क्रिया के का ही विशेषण बताएगी। जैसे एक प्रधान क्रिया हो गई, एक सहायक जो क्रिया होगी, और ये इसकी ही विशेषता बताएगी, दोनों मिलकर बनाएंगे संयुक्त क्रिया। उदाहरण के लिए आप देखिए कि बच्चा रोने लगा, तो रोना एक क्रिया हो गई, और लगा मतलब ये बता रहा है कि ये इसकी विशेषता बता रही है रोने की, ठीक है, कि रोने लगा मतलब रोना स्टार्ट कर दिया उसने। राम लिखने लगा, लिखना हो गई क्रिया, और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि लिखने का कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया, ठीक है। पानी बरसने लगा, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया कि पानी बरसना हो गया क्रिया, और लगा बता रहा है कि पानी बरसना स्टार्ट हो गया, ये इसके ऊपर जोर दे रहा है, मीन्स इसकी विशेषता बता रहा है। जो संयुक्त क्रिया होते हैं उसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ संयुक्त क्रिया मीन्स संयुक्त क्रिया के भेद देखते हैं, प्रमुख भेद। तो पहला भेद हो गया समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक मतलब जो कार्य हो चुका है, पास्ट बताता है ये। जैसे पानी बरस चुका, एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, उसी में सारा समझ लेंगे। पानी बरस रहा है या पानी बरसता है, इसी से हम लोग देखते हैं। पानी बरस चुका बता रहा है पास्ट टेंस कि पानी बरस चुका, ठीक है, समाप्त हो गया बरसना, बरस के समाप्त हो चुका, ठीक है। तो ये हो गया समाप्ति बोधक, पास्ट। दूसरा नित्यता बोधक, नित्यता मीन्स कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स अभी भी कार्य हो रहा है, पानी बरस रहा है, अभी भी चल रहा है। तीसरा हो गया इच्छा बोधक, इच्छा मीन्स यहाँ पर अपनी इच्छा जो बता रहता है कि मैं एसडीएम बनना चाहता हूँ, ठीक है, इच्छा बोधक हो गया इस टाइप के। चौथा हो गया शक्ति बोधक, यहाँ पर सामर्थ्य बताता है कि मैं एसडीएम बन सकता हूँ, सामर्थ्य बता रहा है, ठीक है, यहाँ शक्ति बता रहा है। पांचवा हो गया आवश्यकता बोधक, आवश्यकता मीन्स जो चीज़ कंपलसरी हो, नेसेसिटी बताता है कि नौकरी पाने के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है, यहाँ आवश्यकता बता रही है कि पढ़ना चाहिए। और छठा हो गया पुनरुक्त, जहाँ पे पुनरुक्त का मतलब होता है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त का मतलब होता है कि जिसमें रिपीटिशन हो, जैसे समान ध्वनि वाली चीज़ों में रिपीटिशन, बीच में हाइफन शब्द लग जाए, हाइफन लग जाएगा, जैसे आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, यहाँ पर बीच में हाइफन लग जाए तो उनको बोलते हैं पुनरुक्त, ठीक है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया इसको बोलते हैं। और इसी में सातवां होता है आरंभ बोधक। आरंभ बोधक मीन्स जो कार्य अभी अभी स्टार्ट हो गया है, ऐसा संबंध आता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पानी बरसने लगा, यहाँ पर ये बरसने लगा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कार्य प्रारंभ हो गया, आरंभ बोधक इसको बोलते हैं। अब देखते हैं संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से क्रिया होती है नाम बोधक क्रिया, इसको नॉमिनल भी बोलते हैं। नॉमिनल मीन्स यहाँ पर संज्ञा के साथ क्रिया जुड़ जाए तो वो नाम बोधक क्रिया बन जाता है। संज्ञा मीन्स क्या, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, ये सभी क्या संज्ञा से ही जुड़ी चीज़ है। संज्ञा सर्वनाम तो होता ही है कर्ता, विशेषण इसी की विशेषता बताता है। तो जहाँ पर संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ जाए और एक शब्द बन जाए उसको बोलते हैं नाम बोधक क्रिया। जैसे संज्ञा हो गया हाथ, हाथ के साथ लेना मीन्स हाथ में लेना, हाथ में लेना, और इसका एक शब्द बन गया हथियाना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाम बोधक क्रिया हो गई। गरम करना, तो गरम करना भी लिख सकते हैं या गरमाना एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। गरम हो गया विशेषण और करना हो गया क्रिया, तो गरम करना ये हो गया आपका नाम बोधक क्रिया या नॉमिनल। राख या भस्म, ठीक है, भस्म करना ये भी नाम बोधक हो गया। निराश होना, निराश क्या हो गया विशेषण, और होना मीन्स कोई कार्य हो रहा है, तो निराश होना ये भी नाम बोधक क्रिया हो गई। अगला है इसी में संरचना की दृष्टि में पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मीन्स यहाँ पे दो क्रिया होती है जिसमें प्रायर एक्शन, जैसे हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट में इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहाँ पे दो क्रिया होती है और एक क्रिया जब समाप्त हो जाती है तो दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि राजन पढ़कर सोया, तो पढ़ना पहले समाप्त हुआ, सोना बाद में शुरू हुआ, तो एक क्रिया समाप्त हुई, दूसरी क्रिया तब स्टार्ट हुई,
राजन पढ़कर सोया। और इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सब में ज़्यादातर कर लिख के आएगा। वह खेल कर हाथ धोया, वह खेल कर आया, वह पानी पीकर मुंह धोया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। अगला है इसी में क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया मीन्स जिरंड। कुछ ऐसी क्रिया जैसे क्रिया का प्रयोग नाउन की जगह होने लगे, कर्ता की जगह होने लगे, क्रिया का प्रयोग ही। ठीक है, तो उनको बोलते हैं क्रियार्थक क्रिया, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं जिरंड। ठीक, वर्ब का ही प्रयोग नाउन के रूप में होने लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि पढ़ना भविष्य के लिए अच्छा है। पढ़ना वैसे तो क्रिया है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना को कर्ता की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पढ़ना भविष्य के लिए अच्छा है। यहाँ पर क्या है, क्रिया ही कर्ता का काम कर रही है। ऐसी क्रिया को बोलते हैं जिरंड या क्रियार्थक क्रिया। इसके बाद होते हैं सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया में जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, ये सभी सहायक क्रिया होती हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य के को बताती हैं। ठीक है, काल और पूर्णता को परिभाषित करती हैं, वर्तमान और भविष्य या भूत। जैसे वर्तमान में चल रहा है तो है, ता है, ती है। पास्ट में हो जाएगा भूत में तो ता, था, ती, थी, इस तरह का आ जाएगा। भविष्य में होगा तो वहाँ पे गा आ जाएगा सभी क्रिया के साथ। तो ये सारे सहायक क्रिया होती हैं। अब आज की क्लास को समराइज करते हैं और एक स्लाइड में पूरी जो क्लास है उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले क्रिया का डिफिनीशन। तो क्रिया जहाँ पर कोई कार्य का होना या करना पाया जाता है उसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया दो प्रकार की वैसे होती है, अकर्मक, सकर्मक। इसके बाद ये तीसरा ही भी इसमें प्रकार होता है, द्विकर्मक। ठीक, अकर्मक क्रिया वो है जहाँ पर प्रभाव कर्ता पर डायरेक्ट पड़ता है, कोई कर्म नहीं होता है। मीन्स वहाँ पर क्या उत्तर अगर पूछें तो हमको उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे रोना, सोना, वह सोया, वह रोया, वह खाया। ठीक है, सकर्मक यहाँ पर कर्म मौजूद होता है, मतलब कि अगर पूछें क्या तो क्या का उत्तर हमको मिलता है। तो ऐसी क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। जैसे वह खाना खाया, वह गाना गाया। ठीक है, तीसरा है द्विकर्मक। द्विकर्मक मीन्स जहाँ पर एक से अधिक कर्म हो, मतलब दो कर्म हो, दोनों पर असर पड़ता है बराबर में। और उदाहरण के लिए हमने बताया था कि जैसे मास्टर जी बच्चों को निबंध लिखवाते हैं, तो बच्चे और निबंध दो कर्म हो गए, और लिखवाना या लिखना हो गया क्रिया, दोनों पर उसका असर पड़ रहा है। ये कर्म के आधार पर हो गए क्रिया। और उसके बाद संरचना की दृष्टि से देखें तो प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पर कर्ता खुद कार्य नहीं करता है, दूसरों को से करवाता है। ठीक, जैसे जमींदार जी खेत जुतवाते हैं, तो खेत खुद नहीं जोत रहे हैं, जुतवा रहे हैं। संयुक्त क्रिया, जहाँ पर मुख्य और सहायक दो क्रिया होती हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया में हम लोगों ने कई भेद पढ़ा था। फिर तीसरा हो गया नाम बोधक। नाम बोधक जहाँ पर संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ दिया जाए। जैसे गरम करना, तो गरम हो गया विशेषण, करना जोड़ दिया है तो गरम करना साथ में आ गया। तो चौथा हो गया पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक मीन जहाँ पर एक क्रिया समाप्त होती है दूसरी शुरू होती है। ठीक है, जैसे वो पढ़कर सोया। तो ये थी पूरी आपकी क्रिया। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप सही से पूरी क्लास को देखेंगे लास्ट तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा पढ़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो भी एग्जाम में प्रश्न होगा वो आपसे इससे हल होगा। अब इस पर भी हम लोग प्रश्नों लेकर आएंगे, प्रश्नोत्तरी जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, और आप लोग ट्राई करिएगा। और आज की क्लास आपको पसंद आई हुई तो लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।